हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई क्वेश्चन बैंक सीरीज का सेट 12 देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 11 सेट करा रखा है। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। ध्यान रखिएगा, इससे पहले 11 सेट तक हमने सिर्फ इतिहास के प्रश्नों को इंक्लूड किया था। अब यहाँ से हम लोग ज्योग्राफी में पूछे गए प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है यहाँ पे, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 री एग्जाम जो हुआ था 20/7/2024 उस एग्जाम में पूछा गया था। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 2.0 जो कि 7/12/2023 को हुआ था, शिफ्ट 2 में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती हैं 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत की बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, क्योंकि इसकी सीमा लगभग आप देखेंगे तो 4096.7 किलोमीटर है। वहीं बात करें पाकिस्तान के साथ, तो भारत पाकिस्तान के साथ लगभग 3310 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। वहीं बात करें नेपाल के साथ, तो नेपाल के साथ देखेंगे कि लगभग 1752 किलोमीटर सीमा रेखा साझा करता है। ठीक है, और एक चीन के साथ भी याद रखिएगा, चीन के साथ भारत का जो सीमा है वो 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। हाँ, ये याद रखिएगा, भारत का देखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थलीय जो सीमा है, भारत के कुल 7 देशों के साथ सीमा साझा होता है। सबसे पहला है यहाँ पे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ठीक है, चीन, और यहाँ पे आगे आएंगे तो म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। तो अब देखें कुल मिलाकर के 7 राज्यों की सीमा भारत के साथ माफ़ कीजिएगा, भारत के साथ 7 देशों की सीमा साझा होता है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? ऑप्शन दे रखा है 78.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व, 87.87 डिग्री पूर्व, या फिर एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बी ऑप्शन, 82.5 डिग्री पूर्व। ठीक है, जिसमें देखेंगे कि 5 राज्यों से होकर के भारतीय मानक समय जो है वो गई हुई हैं। कौन कौन से राज्य हैं ये भी नाम जानना जरूरी है, आपको याद रखनी है। ये 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर के आपका भारतीय मानक समय गई हुई हैं, जो कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था, किसका था? टेथिस का, गोंडवाना लैंड का, पेंजिया का, या फिर एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप, जिसे प्रायद्वीपीय भारत भी कह सकते हैं आप, गोंडवाना लैंड का भूभाग था। भूगर्भीय रूप से भारतीय उपमहाद्वीप उस भूभाग से संबंधित है जो क्रेटेशियम के दौरान सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड से अलग होकर के लगभग 55 मिलियन वर्ष पूर्व यूरेशिया से जुड़ा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोंडवाना लैंड का। अब देख सकते हैं यहाँ पे पहले इंडिया कहाँ था? इंडिया पहले यहाँ पर था, बाद में टूट करके ये निकल करके यहाँ पे जा करके आ गया। अब फिलहाल देखेंगे तो अंगार लैंड का हिस्सा है, लेकिन पहले था किसका एक्चुअली में? ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया भी ये गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है, आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया था, दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है, कौन है? गोंडवाना लैंड, लॉरेंसिया लैंड, अंटार्कटिका महाद्वीप, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि किसका भाग है। तो ये भी लगभग मिलता जुलता ही सवाल है। सही आंसर है गोंडवाना लैंड का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही है। जो सवाल इसके ऊपर आप देख रहे थे सेम ही सवाल है, बस यहाँ पे पूछा गया है दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि किसका भाग है, तो ये गोंडवाना लैंड इसका हिस्सा है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? ऑप्शन दे रखा है 93 मिलियन मील,
या फिर 103 मिलियन मील या फिर 83 मिलियन मील। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 93 मिलियन मील है। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान तीसरा है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिनमें सिर्फ पृथ्वी पर ही आप देखेंगे तो जीवन की उपस्थिति है। सही आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन 93 मिलियन मील। अगला सवाल है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे भोपाल, आइजोल, रांची, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए बहुत ही बारीकी से आपको कर्क रेखा का ज्ञान होना चाहिए, तभी इसका आप आंसर दे पाएंगे, है ना। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन आइजोल। आइजोल देखेंगे कि भारत में कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगरों में शामिल है, जबकि भोपाल और रांची कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आइजोल। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आइजोल कहाँ पे है। अब देखेंगे यहाँ पे है आइजोल, ये वाला आइजोल यहाँ पे है, दिख रहा है ये वाला पार्ट। और यहाँ सब देखेंगे तो लगभग कुछ इस तरीके से गई हुई हैं, है ना, ऐसे निकल गई हैं, तो ये उत्तर में है। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बच रहा है आपका भोपाल, जो कि नीचे आपको देखने को मिलेगा। एक और ऑप्शन में क्या था आपका, यहाँ पे रांची। ठीक है, तो रांची देखेंगे, झारखंड की राजधानी रांची है, तो ये भी आप देखेंगे तो कहाँ है, यही आपका दक्षिण में ही है। जबकि उत्तर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आइजोल सही आंसर है इसका, जो कि उत्तर में स्थित है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। लेह, बीकानेर, जैसलमेर, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका जैसलमेर। याद रखना है, भारत का सबसे शुष्क स्थान पश्चिम राजस्थान में स्थित जैसलमेर है। यहाँ न्यूनतम वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर है। जैसलमेर में खूबसूरत बलुआ पत्थर पाए जाने के कारण इसे स्वर्ण सिटी के नाम से भी जानते हैं। सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया था, भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है। 6, 5, 7, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। कॉमन सीमा मतलब ये होता है जैसे कि एक राज्य है तो जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ भी लगना चाहिए और उसी राज्य का सीमा बांग्लादेश के साथ भी लगना चाहिए। सही आंसर है ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप मैप पर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसका कॉमन बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगता है। वैसे आप देखेंगे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों दो तरफ हैं, तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई भी राज्य की सीमा दोनों के साथ लगता हो, जैसे आप मैप पर देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये तो कॉन्सेप्ट वाली क्वेश्चन थी। देखिए पाकिस्तान यहाँ पर है, पाकिस्तान के साथ लगने वाले राज्य कौन से हैं, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है ना, जब पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है। जबकि यहाँ पे देखिए बांग्लादेश यहाँ पर है। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ कौन लग रहा है यहाँ पे, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है ना। तो इन सब राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती हैं। तो ये बिल्कुल ही कॉमन बॉर्डर किसी का भी नहीं है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल समझाते हैं कॉमन बॉर्डर का। जिसे आप देखेंगे यहाँ पे सिक्किम है ना, तो सिक्किम जो राज्य है यहाँ पे, ये जो सिक्किम है आपका, तो देखेंगे एक कॉमन लग रहा है नेपाल के साथ भी और भूटान के साथ भी। तो यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है कि सिक्किम के साथ किन के या फिर कह सकते हैं नेपाल और भूटान के साथ कॉमन जो बॉर्डर है किसके साथ लगता है, तो ऑप्शन दिया रहेगा। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा, क्योंकि सिक्किम देखेंगे तो नेपाल के साथ भी लग रहा है और यहाँ पे भूटान के साथ भी लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर है ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। रांची का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मालवा का पठार। मालवा का पठार आप देखेंगे सर्वाधिक क्षेत्र कर्क रेखा से आच्छादित है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। मालवा का पठार कहाँ पे है, तो आप देखेंगे ये वाला है आपका मालवा का पठार, तो यहाँ से गई हुई, तो ज़्यादातर हिस्सा आप देखेंगे कि यहाँ पे मालवा का पठार कवर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा आपका मालवा का पठार। ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र मालवा का पठार है, क्योंकि कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है, राइट। जबकि कर्क रेखा रांची के पठार के उत्तरी हिस्से से और छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी हिस्से से गुजरती हैं, इसलिए इनके कम क्षेत्रफल को आच्छादित करती हैं। ठीक है, जैसा कि इस मैप में आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल पूछा गया है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ है। सवाल है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन है उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा या फिर एक्सदिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका अल्मोड़ा। अल्मोड़ा आप देखेंगे बिल्कुल ही लैंड लॉक है, अर्थात ये किसी भी देश से या फिर किसी भी राज्य से इसकी सीमा नहीं लगती हैं, बिल्कुल ही लैंड लॉक है। जबकि उत्तरकाशी और चमोली आप देखेंगे तो नेपाल से या फिर कह सकते हैं कि तिब्बत से इनकी सीमा लगती हैं, नेपाल से नहीं। चलिए मैप पर देख लेते हैं कहाँ पे है चमोली। ये है आपका चमोली, और ठीक है, और ये आपका तिब्बत वाला एरिया, ठीक है, और ये नेपाल है। तो नेपाल से पिथौरागढ़ लगता है, बागेश्वर तो देखिए ये भी लैंड लॉक है, अल्मोड़ा देखिए यहाँ पे है, ये भी लैंड लॉक है। और यहाँ पे देखेंगे तो चंपावत जो है आपका, ये 2 सीमा आप देखेंगे नेपाल के साथ लगती हैं, जबकि पिथौरागढ़, चमोली और एक ये उत्तरकाशी, ये 3 राज्यों की सीमा तिब्बत के साथ लगती हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्मोड़ा, जो कि ये तिब्बत के साथ सीमा नहीं लगती हैं। एक्चुअली में ये तो लैंड लॉक है, तो किसी भी देश के साथ इसी सीमा साझा नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। सवाल है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। ऑप्शन दे रखा है बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, एक से अधिक होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये 69th बीपीएससी जो प्री एग्जाम होता 2023 उसमें ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। अच्छा सवाल है, वैसे पूछा जाने वाला सवाल है, पूछा जा सकता है, फिर से रिपीट हो सकता है एग्जाम में, आपको ध्यान रखनी है। तो याद रखनी है, बघेलखंड पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। बघेलखंड का क्षेत्र कहाँ पर देखने को मिलेगा, किस राज्य में, तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में फैली हुई हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित महानदी के तट पर भैंसा मुंडा भारत का एकमात्र स्थान है जहाँ से कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर है बघेलखंड, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे बघेलखंड फैला हुआ है यहाँ पे इस रीजन में। तो यहाँ पे देखिए ये वाला आपका मानक रेखा है और ये आपका कर्क रेखा है। तो दूसरे को कहाँ पे काट रही है, तो ये आपको याद रखनी है, छत्तीसगढ़ में है एक्चुअली में, ठीक है। ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। लेकिन कौन सा पठार है, तो बघेलखंड का पठार है, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है छत्तीसगढ़ का सूरजपुर जिला में स्थित है ये, जहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। तो जिला का नाम भी पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल है, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है कितना है। देखिए ये एनसीईआरटी का बुक से सवाल पूरा बिल्कुल पूछा गया है, और ये अभी हम जो एनसीईआरटी सीरीज जो करवा रहे हैं आप लोग को, क्लास 6, 7, 8, 9 का जो कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, तो उस वीडियो में आप लोग को हम पढ़ाए होंगे, अभी याद ही होगा, रिसेंटली हमने डाला है वहाँ पे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास से। तो वहाँ से ये सवाल पूछे गए हैं, भारत के कुल भूमि के क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है, 30%, 27%, 40%, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आप वीडियो जाके देख सकते हैं, वहाँ पे अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया है वहाँ पे। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन 30%। तो मुझे लगता है एनसीईआरटी बुक का जो हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं वहाँ से अगर आपको देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन 30%, ठीक है। देखिए डायग्राम, ये वहाँ भी हमने डायग्राम से समझा रखा है, ठीक है। 27%, 43% और 30%। 30% क्या है यहाँ पे देखेंगे, पर्वत है यहाँ पे, और पठार देखेंगे तो ये 27%, और मैदान कितना परसेंट है, 43% है, ठीक है। मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत की जो क्षेत्र बांटे गए हैं उसमें से मैदान 43% है, पर्वत 30% है, पठार 27% है। तो इसी पर्वत के बारे में पूछा गया था कि कितना क्षेत्र आच्छादित है पर्वत के अंतर्गत, तो ये 30% इसका सही आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए यहाँ पे। चलिए अगला सवाल पूछा गया है, गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। गंगा के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। ऑप्शन है कोसी, गंडक, सोन, एक सदी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। गंगा नदी कुछ ऐसे निकलती हैं, तो दक्षिण से कह रहा है इधर से नदी जो मिल रही होंगी, इधर से तो हो गया उत्तर से, तो पूछा है किस इधर से, दक्षिण किनारे से, इधर से मिलने वाली, ठीक है। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। बहुत कॉन्सेप्ट हम दे चुके हैं यहाँ पे, अब तो आंसर तो बता ही सकते हैं। तो आप कई बार देखे होंगे, पढ़े भी होंगे, कोसी और गंडक ये गंगा नदी में उत्तर की तरफ से मिलने वाली नदी है,
ठीक है, जबकि सोन नदी ये दक्षिण से मिलने वाली नदी है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, सोन हो जाएगा। याद रखिएगा, गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी सोन है, जिसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। यमुना की लंबाई 1776 किलोमीटर है। गंगा नदी में दाहिनी ओर से मिलने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी में दाहिनी ओर से मिलने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लंबी नदी की बात हो रही है। ठीक है, क्या बात हो रहा है? एक लंबी नदी की बात हो रही है यहाँ पे, और ये सबसे बड़ी नदी सोन नदी, सबसे लंबी नदी आपका यमुना नदी। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पूछा गया है, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? पूछा गया है, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में पूछा गया है, आपसे बताना है कि सेंट्रल हाईलैंड के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है कि इसका पश्चिम भाग मालवा पठार है, यह दक्कन पठार का भाग है, यह अरावली से घिरा हुआ है, एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टियरी 3.0 में सवाल पूछा गया था 6 to 8 में। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो यहाँ पे सही आंसर है डी ऑप्शन, उपरोक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है। ध्यान रखनी है सेंट्रल हाईलैंड के बारे में कि इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है, जबकि यह अरावली से घिरा हुआ है। तो ये दो कथन यहाँ पे सही है, सेंट्रल हाईलैंड्स अरावली से घिरा हुआ है और इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और सी कथन सही है। याद रखिएगा, केंद्रीय उच्च भूमि अरावली श्रेणी से घिरा हुआ है तथा इसका पश्चिमी भाग मालवा का पठार है। अरावली श्रेणी पालनपुर से गुजरात होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबी कैम्ब्रियन युग की पर्वत श्रृंखला है। मालवा पठार के अधिकतर भागों को केंद्रीय उच्च भूमि अर्थात द सेंट्रल अपलैंड की संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये है आपका सेंट्रल हाईलैंड, है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा था इसका पश्चिमी भाग मालवा का पठार है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो पहला आंसर है बिल्कुल ही सही है। जैसे आप देख सकते हैं ना, ये वाला सेंट्रल हाईलैंड कहलाएगा यहाँ पे ये भाग, तो इसका पश्चिमी भाग में देखेंगे तो मालवा का पठार है। और ये बिल्कुल आप देखेंगे तो यहाँ से ये वाला जो एरिया है ना, तो ये वाला एरिया देखेंगे कि अरावली से ये पूरा पर्वत घिरा हुआ है। तो ये भी कथन सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं, किसको कहते हैं? कंचनजंगा, एवरेस्ट, K2, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है यहाँ पे K2। ठीक है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉर्डन अस्टीन K2 है। काराकोरम श्रेणी में स्थित इस शिखर की ऊंचाई लगभग आप देखेंगे तो 8611 मीटर है, जबकि भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। सवाल ध्यान से पढ़ना है, पूछा है भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत श्रेणी या शिखर गॉर्डन अस्टीन K2 है, जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है। यार इस पर्वत की शिखर की ऊंचाई 8611 मीटर है। जबकि भारत में स्थित के बारे में बात करें कि भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ये कंचनजंगा है। और ये कहाँ स्थित है? किस राज्य में? सिक्किम में। तो सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में ये नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित है कंचनजंगा, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत भी है, जिसकी ऊंचाई आप देखेंगे तो 8586 मीटर है। या फीट में बात करें तो 28,169 फीट की ऊंचाई है इसकी। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी ऑप्शन K2। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है K2, और भारत में स्थित पूछे तब होगा कंचनजंगा, क्योंकि अब जानते हैं कि POK वाले में स्थित है ये, तो उस पर जो विवाद भी है हम तो अपना मानते हैं। चलिए अगला सवाल है कि भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूछा गया था कि भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे दिए गए विकल्पों में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। यह चोटी उड़ीसा के गजपति जिले में अवस्थित है तथा इसकी ऊंचाई आप देखेंगे तो 1501 मीटर है, जबकि संपूर्ण पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़ा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अवस्थित इस पर्वत की ऊंचाई लगभग आप देखेंगे तो 1690 मीटर है। इसे सीतम्मा कोंडा और अरमा कोंडा के नाम से भी जाना जाता है। तो दिए गए विकल्पों में सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी ऑप्शन महेंद्रगिरी। चलिए अगला सवाल लेते हैं।
अगला सवाल है, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूछा गया है निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर। तो याद कीजिए, हम कई बार बता चुके हैं कि सबसे ऊपर में है काराकोरम। क्या है? काराकोरम। इसके नीचे अब देखेंगे तो लद्दाख देखने को मिलेगा, लद्दाख श्रेणी। इसी के नीचे है जास्कर, और ये सभी ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं। जास्कर, जास्कर, ठीक है, और ये सभी ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं। और इसी के नीचे है पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, है ना। इसी के नीचे आप देखेंगे तो धौलाधर है, धौलाधर, और इसी के नीचे है आपको देखने को मिलेगा इधर शिवालिक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा काराकोरम नंबर 1 पर, लद्दाख दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है जास्कर, और चौथे नंबर पर है पीर पंजाल। ठीक है, तो दूसरा पहला होना चाहिए। देखिए दूसरा जो हमारा है वो पहले नंबर पर है, तो यहाँ पे है, और जो दूसरे नंबर पर है वो पहले नंबर पर, यहाँ पे आ रहा है। और तीसरा नंबर जो है वो चौथे नंबर, चौथा जो है वो, तीसरा जो है वो चौथे नंबर है, जहाँ ये चौथा नंबर पर है। तो ठीक है, ये तो आई थिंक यहाँ पे सही आंसर कौन सा दिख रहा है आपका? बी ऑप्शन दिख रहा है सही। ठीक है, ठीक है, तो ये आप क्रम लगा लीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो भी है ये सही क्रम हमने बता दिया है। पहले काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, और ये तीनों ट्रांस हिमालय के हिस्सा है। फिर पंजाल, फिर धौलाधर और फिर शिवालिक। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है? पहले दे रखा है लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, अर्थात सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पे उत्तर से दक्षिण पूछा था, यहाँ पे दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जानी है। देखिए सबसे नीचे वहाँ पर क्या था हमारा? पीर पंजाल, है ना, पीर पंजाल था, उसके बाद फिर जास्कर था, फिर लद्दाख था, और फिर काराकोरम। इधर था जाइए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है ना, सिंपल सा है, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नीचे से बात कर रहे हैं तो नीचे है पीर पंजाल, नीचे पीर पंजाल, फिर उसके बाद जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम, है ना। और उसी के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? धौलाधर है, और यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ये शिवालिक है। ठीक, तो बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। अच्छा, मैप भी है आपके पास आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है, ये आपका देखेंगे तो पीर पंजाल, ये धौलाधर और ये शिवालिक। ठीक है, तो आपको क्रम याद रखनी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया था, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारतीय किस पठार से है? तेलंगाना का पठार, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है कर्नाटक का पठार। मलनाड क्षेत्र का संबंध भारत के कर्नाटक के पठार से है। यह पठार धारवाड़ पर्वतीय प्रणाली की ज्वालामुखी चट्टानों और ग्रेनाइट से मिलकर बना हुआ है। इस पठार का नामकरण करनाड, जिसका अर्थ है काली मिट्टी की भूमि, के नाम पर किया गया था। इस पठार का नामकरण करनाड, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी की भूमि, के नाम से पर किया गया था। जाहिर सी बात है इसके आसपास में काली मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो कई इस तरह के सवाल जो है ना, कई बार हम बता चुके हैं अपने प्रैक्टिस सेट में, है ना, कई बार बताए होंगे। इससे हमने एक ट्रिक बताया था, कैसे याद रखिए? सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग, ये 5 नदियों का क्रम से याद रखिए। और सबसे पहले आपको मिलेगा कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय, उसके बाद फिर कुमायूं हिमालय, फिर असम हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, है ना। जैसे ये हमारा है सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ये दिहांग, तो इसके बीच वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय। इसके बीच वाले हिमालय को कहा जाता है कुमायूं हिमालय। इसके बीच के नदी को कहा जाता है नेपाल हिमालय। और इसके बीच वाले को जो क्षेत्र है हिमालय उसे कहा जाता है दिहांग, ये असम हिमालय। ठीक है, देखिए मैप पर भी है यहाँ पे, है ना। देखिए ये है आपका सिंधु और ये है आपका सतलज, इसके बीच वाले क्षेत्र को पंजाब हिमालय। फिर सतलज और ये काली नदी, इसके बीच वाले क्षेत्र को कहा जाता है कुमायूं हिमालय। और फिर ये काली और ये तीस्ता, इसके बीच में नेपाल हिमालय कहा जाता है। और तीस्ता और इधर होगा आपका दिहांग। ठीक है, तो इसके बीच वाला में को कहा जाता है असम हिमालय। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम आपको याद रखनी है। चलिए
तो ये था महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।